आप में से बहुत लोगों को काफ़ी कन्फ्यूजन होगी कि यार हम लें किसको, साउथ अफ्रीका में से कितने बॉलर्स को लें, सारे साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को लेंगे तो फिर यूएसए में से किसको लें, वहाँ पे भी तो बॉलर है ना, वहाँ से भी फिर क्या हम नेत्रावाल को छोड़ दें। तो यार अब ध्यान से सुनना, मेरी जो भी मैं बोलूँगा ना उसको, ये बहुत अलग है जो भी बाकी बातें उनसे, आपको कुछ समझ में आएगा। तो जो वीडियो को आराम से समझेगा, पूरा देखेगा, भाई मेरी गारंटी है कि यार उसको कुछ तो समझ में आने वाला अच्छा वाला, ठीक है। मेरे अंदर भी ये काफ़ी सवाल था जब मैं रिसर्च कर रहा था ना मैच की, तो मुझे कुछ का जवाब मिला है और कुछ का जवाब जब मैच स्टार्ट होगा, पिच की कंडीशन कैसे होगी, वेदर कैसा होगा, बाकी बातों का जवाब वहाँ पे मिलेगा। तो यार जो मेरे को समझ में आया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आई होप यार आपको एनालिसिस ये हेल्प करेगा, ठीक है, जब आप टीम बनाओगे। अब देखो, अब ये वेस्ट इंडीज़ में देखो न्यूयॉर्क वाली पिच है नहीं, न्यूयॉर्क में तो कितनी बाउंस हो रही थी ना, तो अब ये पिच है वेस्ट इंडीज़ की, यहाँ पे बन रहे हैं रन्स। तो एंटीगा में मैच होगा और एंटीगा में जो भी मैच हुए ना वो जैसे बड़ी टीम वर्सेस छोटी टीम ऐसे वाले मैचेस हुए हैं। तो उसके अंदर क्या हो रहा था कि बड़ी टीम आती थी, छोटी वाली टीम को 5 या 10 ओवर के अंदर आउट कर देती थी और फटाफट टारगेट को चेस कर लेती थी। अब जो बड़ी टीम थी ना, लाइक इंग्लैंड और ये ऑस्ट्रेलिया, तो इन्होंने यार काफ़ी सही स्ट्राइक रेट से इनके बैट्समैन ने रन मारे हैं। तो हमको इससे समझ में आता है कि ये पिच पे बैटिंग के लिए है, अच्छी है बैटिंग करने के लिए। प्लस ये जो टीम थी यहाँ पे स्पिन को भी थोड़ी हेल्प मिल रही है, तो स्पिनर्स के लिए भी कुछ ना कुछ है। और एक और बात, अब जो आखिरी मैच हुआ था उसको काफ़ी टाइम हो गया, तो इस पिच को अच्छे से रोल करा होगा कि यार पहला मैच है सुपर 8 का, तो हमें अच्छी पिच देनी है। तो मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये वाली विकेट सबके लिए इसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, स्पिन भी होगी, पेस भी होगा, प्लस बैटिंग के लिए भी अच्छा होगा। तो जो बैट्समैन या फिर जो भी प्लेयर्स जो अच्छा परफॉर्म करेंगे वो इस विकेट पे अच्छा करेंगे। ये नहीं कि आप सारे पेसर्स को ले लो या सारे स्पिनर को ले लो या सारे बैट्समैन को ले लो, जो अच्छा परफॉर्म करेंगे ना उसको विकेट सपोर्ट करेगी, फिर वो चाहे स्पिनर हो, पेसर हो कि बैट्समैन हो। तो यार मेरी आप छोटी छोटी बात जो बोल रहा हूँ ना उसको गौर करना। अभी तक हमने देखा था यूएसए की बॉलिंग को, क्योंकि न्यूयॉर्क में तो यार काफ़ी, जिसे बोलते हैं ना, कितनी बॉल बाउंस हो रही थी, तो उनके बैट्समैन को मौका नहीं मिला न्यूयॉर्क में। अब हमको देखने को मिलेंगे कि ये यूएसए की बैटिंग स्ट्रेंथ क्या है, ठीक है। और साउथ अफ्रीका से अभी तक हमने देखा था कि साउथ अफ्रीका के बॉलर डोमिनेट कर रहे हैं, पर देखो नेपाल के खिलाफ क्या हुआ था, सिर्फ शमसी के कारण बच गए थे। तो अब हम देखेंगे कि साउथ अफ्रीका के बॉलर्स कैसे पिटेंगे। तो यार आप में से बहुत लोग शॉक हो गए होंगे। यार देखो, मेरा एनालिसिस जो भी होता है ना वो आपके साथ निडर होकर शेयर करता हूँ। मेरे को यार फ़र्क नहीं पड़ता मैं गलत हो जाऊँ चाहे सही हो जाऊँ, मेरे जो समझ में आ रहा है मैं बता रहा हूँ। यार जो ये मैच होगा ना, इसमें मुझे लगता है जो ये अमेरिका की तरफ से यार रन्स आने चाहिए। अगर विकेट थोड़ी सी भी बैटिंग वाली हुई और अगर जो विकेट अभी तक है एंटीगा वाली वैसी रहती है, थोड़ी सी और बेटर हो जाती है ना, काफ़ी दिनों के मैच करे हुए, तो रोलर उसके बाद अच्छे से चलेगा। तो देखो मुझे लग रहा है कि यूएसए में बैटिंग के अच्छे यूएसए अब बैटिंग से जवाब देगी सबको। और साउथ अफ्रीका के वो बॉलर जिनको आप बहुत देखते थे ना कि यार ये काफ़ी विकेट ले रहे हैं, तो हो सकता है वो इस मैच में आपको सरप्राइज़ कर देंगे। हैं भाई, मैंने तो नॉर्वे को कैप्टन करा था और ये क्या हो रहा है, मेरी टीम इतनी पीछे रह गई। तो ठीक है, अब एक एक करके ध्यान से मेरी बातों को समझना। तो चलिए यार स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यार, सबसे पहले हम अमेरिका की साइड से, यूएसए की साइड से, अमेरिका नहीं यूएसए की साइड से हम उनके बैटिंग को समझेंगे, ठीक है। तो यार मोनांक पटेल वो फिट है तो वो अवेलेबल होंगे, प्लस विकेट कीपिंग में मोनांक पटेल करेगा, ठीक है। तो यार मोनांक पटेल इंडियन है, प्लस उसको जो साउथ अफ्रीका की जो पेस है ना 140 145 वाली, वो उसे खेलने की आदत है। पाकिस्तान के खिलाफ सब 140 वाले थे, यूएसए ने देखो क्या करा था, ठीक है, ये याद रखना। तो मोनांक पटेल मैं तो मेरी टीम में लूँगा। अब देखो इसका रीज़न क्या है, एक तो विकेट कीपिंग कर रहा है, ठीक है, वहाँ से पॉइंट दे सकता है, प्लस ओपनिंग बैट्समैन है। और आपको एक चीज़ बताता हूँ, जो यूएसए के जो ओपनिंग प्लेयर है ना, ये मोनांक पटेल और ये स्टीवन टेलर, ये आसानी से अपना विकेट थ्रो नहीं करते, एक बात याद रखना। तो मार्को यानसेन और ये स्टार्टिंग में ओवर कौन डालता है, बाटमैन, मार्को यानसेन, बाटमैन, ये पावर प्ले के अंदर आएंगे। रबाडा भी आ सकता है और किसी को भी दे सकते हैं साउथ अफ्रीका से, तो ठीक है ना, बॉलिंग ये मार्करम किसी को भी पकड़ा देता है। तो पर यार जो यूएसए का जो टॉप ऑर्डर है ना, स्पेशली मोनांक पटेल और स्टीवन टेलर, ये अपना विकेट इजीली थ्रो नहीं कर सकता। मैंने आपको काफ़ी बार बोला था जब बांग्लादेश और यूएसए की सीरीज़ थी, मेरे को भरोसा था कि चलो यार ये तस्कीन अहमद और ये है ना इनका जो बॉलर है तंजीम शाकिब और एक जो उनका लेफ्टी बॉलर है वो यूएसए को फटाफट आउट कर देगा। पर भाई इन्होंने रन नहीं बनाए, इन्होंने 6 ओवर में 30 रन तक गए, इनके रन भी नहीं बने, उन्होंने अपना विकेट भी नहीं दिया। तो यार अगर आप में से बहुत लोग साउथ अफ्रीका के बॉलर को सीवीसी करके जा रहे हो, तो यार आपको एक जिसे बोलते हैं एक झटका लग सकता है। क्या पता वो विकेट ले जाओ और मेरे को झटका लग जाए स्कोर कार्ड देखने के बाद, पर मैं मेरा एनालिसिस शेयर करता हूँ। तो यार ये आसानी से विकेट देते नहीं है, ये हो सकता है रन भी उतने ना मारे पर विकेट ये देंगे नहीं। तो यार मोनांक पटेल मैं मेरी टीम में लूँगा कि वो टुक टुक करके खेलता है, इंडियन बैट्समैन है और बड़े प्लेटफॉर्म पे अब यूएसए तो
कैप्टन है तो जिम्मेदारी लेके खेलेगा। स्टीवन टेलर वेस्ट इंडियन है, और वेस्ट इंडियन वर्सेस जब भी साउथ अफ्रीका का जब भी मैचअप होता है ना वेस्ट इंडियन और साउथ अफ्रीका का, तो ये जो वेस्ट इंडीज़ के जो भी होते हैं ना प्लेयर्स होते हैं यार, ये मारते हैं पता नहीं, बॉलिंग कराने जब आते हैं तो विकेट ले जाते हैं। अगर आपको वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका की सीरीज़ याद होगी अब जो रिसेंटली हुई थी, बैटिंग कर रहे होते हैं तो भी रन मारते हैं। स्टीवन टेलर लप्पेबाज नहीं है, ठीक है। आप में से बहुत लोग यार पता है स्टीवन टेलर ड्रॉप करके आएंगे, वो ड्रॉप का एक चांस है, उसका भी रीज़न बताता हूँ। पर स्टीवन टेलर हार्ड हिटर है, वो लप्पेबाज नहीं है। अगर आपको सिराज को जो उसने छक्का मारा था वो याद होगा ना, तो यार आप उसको ऐसे ड्रॉप करते थोड़ा बहुत तो ध्यान से सोचोगे। तो स्टीवन टेलर लप्पेबाज नहीं है, ठीक ठाक हिटर है, मारता भी ठीक है, ठीक है। शॉट वो क्लीन मारता है, पर अटैक करके खेलेगा। आप देखो स्टीवन टेलर की कमजोरी क्या आ गई, साउथ अफ्रीका में कोई भी लेफ्ट हैंडर इतना ज़्यादा नहीं है, एक स्टार्टिंग में डिक होगा, ठीक है। तो स्टीवन टेलर ओवर पूरे कराएगा नहीं कराएगा इसकी पहली गारंटी नहीं है। दूसरी बात, जो स्टीवन टेलर है ना, ये जब भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा पेस आती है ना, मान लो 140 की बॉल आ गई है, 150 की आ गई, तो कभी कभी ये थोड़ा सा ट्रबल हो जाता है। जब याद है आपको जब कनाडा के साथ मैच था तो एक वो कलीम साना बॉलर था, उसने एक टपका के अंदर वाली मारी। फिर इंडिया में अर्शदीप सिंह उसको ट्रबल दे रहा था। फिर एक मैच जिसका था मोहम्मद आमिर और जब ये नसीम शाह, तो वहाँ पे भी 140 की बॉल पे फंस गया था। तो अब साउथ अफ्रीका से देखो स्टार्टिंग में मार्को यानसेन स्टार्ट करेगा, बाटमैन स्टार्ट करेगा, इनके पास पेस ठीक ठाक है, ठीक है। एक बात याद रखना, इनकी पेस ठीक ठाक है। तो यार स्टीवन टेलर बॉलिंग से भी पॉइंट नहीं मिल रहा, ओवर ही नहीं बनता दिख रहा उसका, तो वे स्टीवन टेलर इस केस से तो हमको अपनी स्मॉल लीग में नहीं लेना चाहिए, ठीक है। स्मॉल लीग में आपके कुछ ओपोनेंट पता है स्टीवन टेलर को लेके आएंगे अपनी टीम के अंदर, पर आप ध्यान रखना कि ये फंसता है और इसके बॉलिंग भी कंफर्म नहीं है, तो आप ड्रॉप का अच्छा चांस ले सकते हो। अगर पिच पे थोड़ी बहुत स्पिन को हेल्प हुई तो स्टीवन टेलर क्या पता डी कॉक के सामने आ जाए। इसकी बॉलिंग अच्छी है स्टीवन टेलर की, ऑफ स्पिन करता है, ठीक है। पर बैटिंग में स्टार्टिंग में अगर रन बन गए 20-30 इसके फटाफट जिसे बोलते हैं ना, फटाफट अगर इसके रन आ गए तो ठीक है। पर स्टार्टिंग में जो पेसर्स होंगे मार्को यानसेन, ये सब इसको ट्रबल भी दे सकते हैं। तो अगर आपको जीएल में रिस्क लेना तो यार आप स्टीवन टेलर को अपनी टीम में लेके जाओ, यार आपकी मर्जी है। पर स्मॉल लीग के अंदर थोड़ा सतर्क हो जाना है, क्योंकि आपके कुछ ओपोनेंट इसको नहीं लेके आएंगे, कुछ इसको लेके आएंगे। तो इसको लेना है नहीं लेना, ये मैं जब वो मैच स्टार्ट होगा ना, टॉस होगा, तब एक्चुअल में पिच कैसी है देखो। अभी मैं आपको बता रहा हूँ मेरा एनालिसिस जो भी मैंने अभी तक पढ़ा है, पर एक्चुअल में क्या पिच होती है ना, एक्चुअल में कंडीशंस क्या है। अभी मैंने वेदर चेक करा तो बारिश के 0% चांस है, ठीक है। पर यार वेस्ट इंडीज़ में पता है बादल कभी भी बदल जाते हैं, तो उस टाइम वेदर कैसा होगा, तो इन सारी बातों पे डिपेंड होगा स्टीवन टेलर का सिलेक्शन, ठीक है। मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो स्टीवन टेलर के बाद मोनांक पटेल के बारे में मैंने आपको बता दिया, मैं इसे अपनी टीम में लूँगा। इंपॉर्टेंट गेम है, प्लस आराम से संभल के खेलता है, अपनी विकेट की इज्जत करता है, विकेट कीपर भी है तो वहाँ से भी पॉइंट देगा, कैप्टन भी है तो अपने आप को पूरा मौका भी देगा। तो मैं मोनांक पटेल अपनी स्मॉल लीग की टीम में लूँगा। मेरी तरफ से यूएसए का जो पहला पिक होगा ना मेरी टीम के अंदर, वो मोनांक पटेल होगा, ठीक है। आप में से बहुत होगा यार कोरी एंडरसन होगा, पर मेरा मोनांक पटेल होगा, क्योंकि अगर बैटिंग ट्रैक हुआ तो कोरी एंडरसन की बैटिंग आएगी नहीं आएगी, उसको इतनी बॉलें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, इसकी बात की गारंटी नहीं है। पर मोनांक पटेल की गारंटी यार इसकी बैटिंग आएगी, क्योंकि वो ओपनिंग करेगा, ठीक है। तो मोनांक पटेल और स्टीवन टेलर के बाद अब आएगा वो प्लेयर जिसको मैं अपनी स्मॉल लीग टीम के अंदर भी लूँगा, उसका नाम है एंड्रियास गाउस। देखो एंड्रियास गाउस और शेडली वेंस काल्विक, ठीक है, ये दोनों साउथ अफ्रीका से यूएसए आए हैं खेलने के लिए। तो आज ये यूएसए से खेलेंगे साउथ अफ्रीका के खिलाफ। और यार इतिहास गवाह है, जब जब साउथ अफ्रीका को कोई बंदा साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलता है ना, तो हमेशा रन करता है। साइब्रेंट एंजल ब्रेजेंट, रोलफ वंडर मरवा, और एक और साउथ अफ्रीका का था जो नीदरलैंड से जिसने परफॉर्म करा था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट T20 वर्ल्ड कप में आज। और जो वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर भी साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका वालों ने हरा दिया था अगेंस्ट में खेल के। तो देखो एंड्रियास गाउस बैट्समैन अच्छा है, कमाल का बैटर है, हल्का सा भी बैटिंग को एडवांटेज हुई ना इसके ऊपर ट्रैक के ऊपर, बहुत आपको मज़ा आने वाला है। न्यूयॉर्क की पिच पे इसकी बॉल मिस टाइम हो रही थी, जो कि यार जाहिर सी बात है यार, बॉल आई नहीं रही है बैट के ऊपर तो मिस टाइम होनी है, पर ये पिच न्यूयॉर्क की नहीं है, यार ये याद रखना। तो जब आप टीम बनाने बैठो ना तो भूल जाना कि न्यूयॉर्क में क्या हुआ था, वहाँ पे क्या विकेट लिए थे, किसने परफॉर्म करा था। अब जिस पिच पे मैच हो रहा ना उस पर ध्यान देना। अब पिच पे अच्छी बैटिंग होगी, न्यूयॉर्क से तो बेटर है बैटिंग के लिए। इस विकेट के ऊपर स्पिन भी होती है, क्योंकि आदिल राशिद और एडम जंपा इनकी बॉल काफ़ी स्पिन हो रही थी। यहाँ पे अच्छी स्ट्राइक रेट से रन भी बना रहे हैं, जो बैट्समैन प्रॉपर खेलने वाला होता है ना वो रन भी कर रहा है अच्छी स्ट्राइक रेट के साथ। तो इस विकेट में सब कुछ है। तो एंड्रियास गाउस यार आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं मेरी स्मॉल लीग टीम में यार पक्का लेके जाने वाला हूँ एंड्रियास गाउस को, मेरा बड़ा मन कर रहा है, ठीक है। मैं अपनी टीम में से पक्का लूँगा। इसकी कमजोरियाँ बस एक ही है, ये अटैक
करके खेलता है। डिफेंसिव गेम भी है इसके पास, पर नेचुरली ये अटैक कर रहा है, पर ये क्लीन हिटर है, शानदार बैट्समैन है। इतनी सारी ये लीग्स खेलता है तो इसको 140 प्लस की बॉलों से कोई दिक्कत तो होने नहीं वाली। हाँ, अगर ये हो सकता है कि कोई बॉल एक एक्स्ट्रा बाउंस कर गई और आउट हो गया तो वो अलग बात है, पर वो होता है किस्मत पे होता है। पर अगर आपको डिसीजन लेना है ना कि इसको मैं मेरी टीम में लूँ या ना लूँ, तो यार मेरी तरफ से तो मैं इसे अपनी टीम में लूँगा। बाकी डिसीजन मैं आपको टेलीग्राम पर बताऊँगा। पिच रिपोर्ट जब आएगी तो हमको बताते हैं ना कैसी पिच है, तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो टेलीग्राम से जुड़ जाना। तो एंड्रियास गाउस मेरी तरफ से तो अभी तो मेरी टीम में रहेगा, ठीक है। तो एंड्रियास गाउस के बाद आएगा बैटिंग करने के लिए एरन जॉन्स। देखो यार, एरन जॉन्स के पास अच्छी पावर है, वो लप्पेबाज नहीं है, वो भी क्लीन हिटर है, थोड़ा पावरफुल हिटर भी है, वेस्ट इंडियन है। तो मैंने आपको भी बताया वेस्ट इंडियन वर्सेस साउथ अफ्रीका का अलग ही चलता रहता है आपस में। तो एरन जॉन्स भी मैं मेरी टीम में पक्का लेके जाने वाला हूँ। बैटिंग ट्रैक हुआ तो मैं यूएसए के बॉलर से ज़्यादा यूएसए के बैट्समैन को प्रीफर करूँगा, ठीक है, अपनी स्मॉल लीग की टीम में, ये याद रखना। तो अगर आपको देखो यूएसए के जो बॉलर्स हैं ना, उनकी पेस इतनी नहीं है कि वो साउथ अफ्रीका के बैट्समैन को ट्रबल कर दें, क्योंकि अब वो न्यूयॉर्क में नहीं खेल रहे जहाँ पे वो 130 125 की पेस पे बॉल डालेंगे और वहाँ से बॉल मूव करेगा। अब ये खेलेंगे वेस्ट इंडीज़ के अंदर, यहाँ पे बॉल आ रही है बैट के ऊपर, ठीक है, या तो स्पिन को मदद मिल रही है या फिर बैट पे बॉल आ रही है। तो यूएसए के पेसर्स के लिए मुझे ऐसा अभी के लिए कोई जगह दिख नहीं रही है। यूएसए का एक पेसर है, उसका नाम यार अली खान है, क्योंकि वो स्लिंगी एक्शन है ना, वो यॉर्कर मारता है। तो यॉर्कर फिर चाहे स्पिन विकेट हो चाहे बैटिंग विकेट हो, यार यॉर्कर तो यॉर्कर होती है, वो आउट कर देती है। उसको लेना ही नहीं लेना। फर्स्ट इनिंग्स अगर यूएसए बॉलिंग कर रही है तो वो ठीक चॉइस हो सकता है, सेकंड इनिंग्स में मैं उसे ड्रॉप कर दूंगा, ठीक है। तो एरन जॉन्स में मेरी टीम में लूँगा। अब यार अब आपको एक चीज़ बताता हूँ, जब इंडिया और इसका मैच था ना यूएसए का, तो मैंने आपको एक प्लेयर के बारे में बताया था, उसका नाम है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार के बारे में मैंने आपको स्पेशल ये बोला था कि अगर आपको ऐसा लग रहा है ना ग्रैंड लीग के अंदर कि यूएसए के जल्दी अर्ली 3 से 4 विकेट फटाफट गिरेंगे, तो आप इसको अपनी टीम में पक्का रखना, क्योंकि ये जैसे मोनांग पटेल है ना वैसे ही ये खेलता है टुक टुक करके। देखो मोनांग पटेल की तरफ क्या हो सकता है, या तो बॉल मूव हो रही होगी ना काफ़ी ज़्यादा, तो क्या पता वो एज यूज मार दे और आउट हो जाए। पर जो ये नीतीश कुमार है ना, यहाँ पे बॉल थोड़ी कम मूव होना बंद हो जाएगा, प्लस बैट के ऊपर बॉल अच्छी आएगी तो ये रन्स भी कर सकता है। आपने इंडिया के खिलाफ इसे देखा ही था, जो इसने छक्का मारा था, अगर आपको याद है ना, आउट जिस बॉल पे हुआ था ना, वो शॉट भी अच्छा मारा था, बस वो सिराज ने कैच अच्छी पकड़ ली, ठीक है। तो नीतीश कुमार जीएल पिक है, स्मॉल लीग में मत लेना, क्योंकि अब बैटिंग बहुत नीचे आएगी तो हम रिस्क नहीं ले सकते ना, क्या पता इसकी बैटिंग ही ना है। तो अगर हमने इसको ले लिया स्मॉल लीग के अंदर और इसकी बैटिंग ही ना है, तो यार हम सब में हार जाएंगे, हमारी सारी लीग्स में वॉट लग जाएगी। पर जीएल में अगर ट्राई करना है किसी को, अगर आपको लग रहा है यूएसए के विकेट्स अर्ली चले जाएंगे, अगर आप इस तरह से टीम बना रहे हो, तो आप ट्राई कर सकते। तो यार स्मॉल लीग के हिसाब से नीतीश कुमार हमारे लिए सही नहीं है। नीतीश कुमार के बाद कोरी एंडरसन आएगा, और कोरी एंडरसन हमें अपनी टीम में रखना ही रखना है। डीकॉक, नॉर्किया, इन सब के, और कोरी एंडरसन ने, है ना, पता है ना कोरी एंडरसन कब से खेला, तो इनको तो अच्छे से जानता होगा, पर खेला भी कितनी बार होगा। 2015 अगर आपको सेमीफाइनल याद हो, वहाँ पे भी कोरी एंडरसन और डीकॉक आपस में एक दूसरे के खिलाफ खेले थे, साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का जो हुआ था। तो यार कोरी एंडरसन एक्सपीरियंस है, 140 145 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैटिंग विकेट हुई तो उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, प्लस वो डेथ में बॉलिंग करवाने भी आ जाता है। तो हमें ऐसे प्लेयर पे चांस बिल्कुल नहीं लेना। तो मैं कोरी एंडरसन को भी अपनी टीम के अंदर लेके जाऊंगा स्मॉल लीग की टीम में, ठीक है। तो यूएसए की तरफ से यार मैंने आपको प्लेयर्स बताए हैं। पहला हो गया बैटिंग के हिसाब से मोनांग पटेल, एंड्रियास गाउस, स्टीवन टेलर, एरन जॉन्स, कोरी एंडरसन। तो ये 5 प्लेयर हो गए जिसके अंदर से हमें चुनना है कि हमें किसको लेना है। मैं आपको एक एक करके आराम से समझाऊंगा कि हमें किसको लेना और कब किसको लेना, ठीक है। तो कोरी एंडरसन के बाद आएगा शैडली वैन स्कालविक। देखो शैडली वैन स्कालविक की जो पेस है ना, वो 125 से 130 तक की है। बस इसी के कारण मैं शैडली वैन स्कालविक को अपनी टीम के अंदर नहीं ले रहा हूँ, बस यही रीज़न है, ठीक है, क्योंकि उसकी पेस कम है और ये विकेट इतनी पेसर्स को सपोर्ट नहीं दे रही है, ठीक है, जितना स्पिनर्स को और बैट्समैन को दे रही है। और शैडली वैन स्कालविक लोअर ऑर्डर में हिट भी लगा लेता है, पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। ये कन्फ्यूजन है कि मान लो इसकी बैटिंग है ना, और बॉलिंग से मुझे भरोसा है नहीं शैडली वैन स्कालविक की बॉलिंग से साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पर अगर ये बैटिंग से आप इसको ले रहे हो तो इसकी बैटिंग बहुत नीचे आएगी, तो क्वेश्चन मार्क है इसकी बैटिंग आएगी नहीं आएगी, तो वहाँ पे भी हम इसको अपनी स्मॉल लीग में नहीं ले सकते। शैडली वैन स्कालविक साउथ अफ्रीका का है, तो अपनी ये कोशिश तो पूरी करेगा कि यार मैं कुछ करूँ साउथ अफ्रीका के खिलाफ, समझ रहे हो ना। देखो ऐसा समझो कि आप और आपका दोस्त, आप सेम टीम से खेलते थे, पर अब आपको आपके दोस्त के खिलाफ खेलना, तो आप पूरी कोशिश करोगे मैं तो इससे हराऊंगा, ठीक है। तो ऐसा वो कुछ कर सकता है, पर मैं अपनी स्मॉल लीग में उसको अभी तो जगह नहीं दे पा रहा, ठीक है। तो शैडली वैन स्कालविक के बाद हरमीत सिंह आएगा। देखो साउथ अफ्रीका जो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर होता है ना, उस पर थोड़ा सा ट्रबल होता है साउथ अफ्रीका को, स्पेशली मार्करम को। बाकी और किसी बैट्समैन को लाइक रीजा हेंड्रिक्स, फिर क्लासेन, स्टब्स, ये सब ठीक खेलते हैं।
मार्करम की भी यार काफ़ी इंप्रूव करा है मार्करम ने अपनी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स के अगेंस्ट जो गेम है ना। पहले आईपीएल में यार काफ़ी बार कृणाल पांड्या ने इसे आउट करा था, पर वो तब का मार्करम अलग था। अब वाला जो मार्करम है ना, ये थोड़ा अच्छा खेल रहा है उसको, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स को। थोड़ा बहुत ये फंस सकता है, पर ज़्यादा चांसेस है कि हाई चांसेस है कि अभी जिस तरह से खेल रहा है ना वो, तो वो हरमीत सिंह को निकाल देगा। तो मैं हरमीत सिंह को नहीं लेने वाला यूएसए में, चाहे वो बॉलिंग फर्स्ट करे चाहे वो बॉलिंग सेकंड करे। अब देखो हरमीत सिंह के बाद एक बॉलर आएगा, उसका नाम है सौरव नेत्रावालकर। आप में से यार बहुत लोग इसको सीवीसी करके जाओगे, आप में से बहुत लोग इसको अपनी टीम में रखोगे, पर मैं आपको बता देता हूँ यार, ये जो विकेट है ना, ये न्यूयॉर्क वाली नहीं है जहाँ पे अच्छा बाउंस मिल रहा है या फिर जहाँ पे स्विंग मिलेगी। ये है वेस्ट इंडीज़ की पिच है, यहाँ पे या तो स्पिन को मदद मिल रही है, ये बैट पे आ रही है सारी बॉलर, ठीक है। अल्जारी जोसेफ को भी एक ही विकेट लेके गया था अफगानिस्तान के खिलाफ। तो याद रखना यार, मैं अपनी जो भी स्मॉल लीग टीम होगी ना, उसके अंदर मैं प्रीफर करूंगा कि मैं यूएसए के बैट्समैन को ज़्यादा लूँ अगर बैटिंग विकेट होती है। अगर बॉलिंग विकेट होती है तो हम बॉलर्स ले लेंगे यार, जो हम अभी तक करते आ रहे हैं। पर अगर बैटिंग विकेट होगी तो मैं यूएसए के बैट्समैन को ज़्यादा लूँगा, ना कि उनके बॉलर को। तो नेत्रावालकर का सिलेक्शन मेरी टीम के अंदर टोटली डिपेंड करेगा पिच कैसी है और तब की कंडीशन कैसी है, ठीक है। पर एक बात याद रखना, नेत्रावालकर ने जब भी विकेट निकाले हैं तो सामने दो राइट हैंडर जब ओपनिंग कर रहे हैं तब इसको विकेट मिला है। अब एक राइट हैंडर होगा और एक लेफ्ट हैंडर होगा साउथ अफ्रीका में, डीकॉक और रीजा हेंड्रिक्स। और नेत्रावालकर की पेस 130 से लेके 135 तक की इसकी पेस है। रीजा और डीकॉक ये 140 145 खेलने की इनको आदत है। तो यहाँ पे यार उनको थोड़ा एडवांटेज मिल रहा है। अगर बॉल स्विंग नहीं हो रही है, बॉल में कोई मूवमेंट नहीं हो रही है, तो यार मेरे को लगता नहीं नेत्रावालकर को विकेट मिलने वाले हैं। और नेत्रावालकर के जो विकेट आते हैं ना, वो स्टार्टिंग में आते हैं ज़्यादा। तो अगर आप ये सोच रहे हो डेथ में से विकेट मिल जाएंगे, तो हो सकता है डेथ में इसके ओवर ही कट जाए, जैसे एक बार पहले भी हुआ था इंडिया के खिलाफ, डेथ में इसके ओवर ही नहीं आए थे। तो अगर क्लासेन और स्टब्स ये चार्ज करना चालू करते हैं तो यार हो सकता है इसको ओवर ही ना दे, क्योंकि इसकी पेस कम है तो वो आसानी से हिट कर देंगे इसको। तो यार नेत्रावालकर का सिलेक्शन टोटली डिपेंडेंट है पिच के ऊपर। तो देखो आखिरी प्लेयर है ना इसकी तरफ से, साउथ अफ्रीका की तरफ से, एक आ गया नोतुआश केंजी अगर वो खेलता है। पर मैंने आपको बताया हरमीत सिंह, नोतुआश केंजी के, इन सब में से जो बेटर लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिनर है वो नोतुआश केंजी है। पर साउथ अफ्रीका का जो करंट बैटिंग लाइनअप है ना, वो अभी अगर बैटिंग ट्रैक होता है, स्पिन ज़्यादा नहीं हो रही होती है, तो फिर मैं किसी भी स्पिनर को नहीं लूँगा इधर से यूएसए की तरफ से, फिर वो चाहे नोतुआश केंजी गई हो। पर अगर स्पिन विकेट होता है तो ये काम किया। देखो याद रखना, हरमीत सिंह और नोतुआश केंजी तभी काम किया है अगर स्पिन विकेट हो रहा है। अगर विकेट में स्पिन नहीं है तो यार साउथ अफ्रीका वाले इनकी पिटाई कर सकते हैं, ठीक है। तो नोतुआश केंजी का भी सिलेक्शन विकेट देख के करना। तो अपना टीवी जब भी आ रहा होता है ना, प्रीव्यू आ रहा होता है, कमेंटेटर आके अपनी बातें रख रहे होते हैं, तो ध्यान से सुनना कि वो क्या बोल रहे हैं, पिच के बारे में क्या बोल रहे हैं, ठीक है। और बाकी बातें तो मैं टेलीग्राम पे आपको बता देता हूँ कि मेरी तरफ से मेरे को पिच कैसी लग रही है, तो वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो अब देखो नोतुआश केंजी के टोटली डिपेंडेंट है उसका सिलेक्शन, हरमीत सिंह का सिलेक्शन पिच के ऊपर। यूएसए की तरफ से एक बॉलर है जिसको आप ले सकते हो अगर यूएसए बॉलिंग फर्स्ट कर रही हो, उसका नाम है अली खान। तो अली खान को यार तभी लेना जब आपको लगता है ना कि यूएसए की बॉलिंग पहले आ गई है। तो अली खान 2 ओवर डेथ में भी डालता है। तो डेथ में मैंने आपको काफ़ी बार बताया कि कुछ पता नहीं होता कि कब बॉलर को विकेट मिल जाए, भले वो 4 ओवर में 60 रन दे दे, पर अगर वो 2 विकेट ले गया आखिरी ओवर के अंदर तो हमारे काम का है। तो अली खान बॉलिंग फर्स्ट में आप ट्राई कर सकते हो यूएसए से, ठीक है। अली खान बॉलिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है, बॉलिंग सेकंड में मैं नहीं लेने वाला। पर मेरी तरफ से मैं आपको समअप कर देता हूँ यूएसए की साइड से, क्योंकि मैंने यूएसए में से किसको लेना है, साउथ अफ्रीका में से किसको लेना है वो तो यार आप सबको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत भी नहीं है। पर यूएसए में से किसको लेना है, अगर बैटिंग विकेट होती है तो मैं यूएसए के बैट्समैन को ज़्यादा लूँगा। अगर बॉलिंग विकेट होती है, स्पिन फ्रेंडली विकेट होती है, तो मैं स्पिनर्स को लूँगा, बॉलर्स को लूँगा। पर अगर यूएसए बॉलिंग फर्स्ट करिए तो एक अली खान अच्छा ऑप्शन है, फिर बैटिंग विकेट हो चाहे या फिर बॉलिंग विकेट हो, अली खान दोनों विकेट के ऊपर अच्छा ऑप्शन है लेने के लिए, ठीक है। अगर बॉलिंग फर्स्ट करिए यूएसए, पर विकेट जैसी होगी वैसे ही प्लेयर मेरे होंगे यूएसए की तरफ से। तो यार यूएसए की साइड से तो मेरा एनालिसिस ये बोलता है, मैंने आपको एक एक प्लेयर के बारे में बताया है, आराम से बताया कि कौन सा प्लेयर टिक के खेलता है, कौन सा अटैकिंग बैट्समैन है, कौन सा कहाँ से खेल सकता है, किसकी एडवांटेज क्या उठा सकता है। अब हम चलते हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से, ठीक है। और साउथ अफ्रीका की तरफ से पहले उनके बॉलर पर चलते हैं, क्योंकि बॉलिंग में कन्फ्यूजन है कि हम साउथ अफ्रीका में से क्या सारे बॉलरों के लें, क्या फिर कुछ बॉलर को लें, किसको कैप्टन करें। तो चलिए साउथ अफ्रीका की बॉलिंग को समझते हैं, ठीक है। और देखो मैंने आपको अभी बताया कि जो यूएसए के जो बैट्समैन है वो ईजिली विकेट थ्रो नहीं कर रहे हैं। तो मार्को यानसन और बार्टमैन ये स्टार्टिंग के ओवर्स डालेंगे, तो अगर इनको विकेट नहीं मिल रहे हैं तो फिर चलो मार्को यानसन बैटिंग से भी बैकअप दे देगा कि उसकी बैटिंग आ गई, पर बार्टमैन का फिर समझ में नहीं आ रहा कि इसे कैसे मिलेंगे। पर बार्टमैन डेथ में बॉलिंग कर रहा है, तो
एक चीज़ और बताता हूँ, जो ये एंड्रिस नॉर्किया है ना, ये ध्यान से सुनना, इसको बहुत लोग कैप्टन वाइस कैप्टन कर रहे हैं। मैंने नेपाल के अगेंस्ट भी बोला था कि एंड्रिस नॉर्किया से मुझे उतनी उम्मीद नहीं है कि ये ज़्यादा कुछ करेगा, और देखो एक ही विकेट मिला। अब फिर मैं सेम टू सेम वही बात रिपीट कर रहा हूँ, क्या एंड्रिस नॉर्किया को आप कैप्टन तो मत करना अपनी टीम के अंदर, आप वाइस कैप्टन करके जा सकते हो अगर आपको लग रहा है ना कि यार मुझे इतना रिस्क नहीं लेना, अगर चल गया तो अगर आप वाइस कैप्टन कर सकते हो तो कर देना, पर कैप्टन तो मैं रिकमेंड नहीं कर रहा। कुछ नहीं करना चाहते तो कुछ भी मत करना, ऐसे भी हो सकता है, तो आपके ऊपर है, ठीक है। अब मैं देखो ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो यार जो वेस्ट इंडीज़ की विकेट है ना, या तो स्पिन फ्रेंडली है या फिर बैट्समैन के लिए ठीक है, और एंटीगा में दोनों चीज़ें हो रही हैं। तो जो एंड्रिस नॉर्किया है ना, ये जिस लाइन पे बॉल डाल रहा है ना, उस लाइन पे इसको न्यूयॉर्क में सपोर्ट मिल रहा था। देखो एंड्रिस नॉर्किया न्यूयॉर्क में किंग बन गया था, पर अब ये बाहर आ चुका है। तो अगर आप अभी तक आईपीएल अभी ताज़ा ही है, तो मेरे को याद है कि आईपीएल में क्या क्या हुआ था इसके साथ, आपके दिमाग में ताज़ा होना चाहिए। मुझे याद है कि रोमारियो शेफर्ड इन सब ने कैसे मारा था। तो एंड्रिस नॉर्किया जिस लाइन पे बॉल डाला ना, वहाँ से देखो इसको एरन जॉन्स मार सकता है, इसको एंडियस गाउस मार सकता है। तो एंड्रिस नॉर्किया को बहुत लोग हैं जो रन स्कोर कर सकते हैं, तो इसलिए मैं उसको सीवीसी तो नहीं करने वाला। अगर विकेट से पेसर्स को हेल्प मिल रही है, मान लो क्लाउडी वेदर है, तो वो अलग बात है, क्या पता उसको 1-2 विकेट ऐसे ही पहले ओवर में मिल जाए। अगर ऐसा वेदर होता है कि विकेट पे घास ही घास है या वेदर क्लाउडी है, समझ रहे हो, पर अगर विकेट धूप आ रही है, विकेट बैटिंग के लिए अच्छी है, एक्स्ट्रा बाउंस भी नहीं होगा, फिर अगर बैटिंग के लिए अच्छी है का मतलब कि एक्स्ट्रा बाउंस उसके अंदर इतनी है नहीं, तो एंड्रिस नॉर्किया की फिर आप पिटाई भी लग सकती है, ठीक है। तो याद रखना। तो इसलिए यार मैं उसको कैप्टन वाइस कैप्टन रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। बाकी यार आपकी मर्जी है, बहुत लोगों का कैप्टन सीवीसी वो होगा। अगर आपको सेफ जाना है तो आप भी कर सकते हो, पर यार मैं थोड़ा सा अलग जाऊंगा कि मैं मेरी समझ के साथ जा रहा हूँ, ठीक है। मेरी समझ बोले कि एंड्रिस नॉर्किया बैटिंग विकेट के ऊपर पिट सकता है, सीवीसी करने लायक तो नहीं है, बस इतना मुझे पता है। टीम में रखना है रखो, सीवीसी मत करना मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है। अब चलिए यार, एंड्रिस नॉर्किया के बाद रबाडा आएगा। रबाडा देखो, रबाडा इस विकेट के ऊपर, वेस्ट इंडियन जो विकेट है ना, इसके ऊपर साउथ अफ्रीका में जो सबसे सही बॉलर है ना इस विकेट के ऊपर, वो है रबाडा। क्यों बोल रहा हूँ मैं ऐसा, क्योंकि देखो रबाडा जिस लेंथ पे बॉल डालता है ना, उसकी जो बॉल है वो स्टंप पे फिनिश होती है। तो अगर बैट्समैन ने मिस टाइम शॉट करा तो LBW या बोल्ड के हमको पॉइंट्स मिल जाएंगे। प्लस रबाडा बैटिंग से भी बैकअप दे देता है यार, पर हम रबाडा को बैटिंग के लिए नहीं लेने वाले, बॉलिंग से समझा रहा हूँ, ठीक है। तो रबाडा जिस लाइन पे बॉल डाल रहा है उस लाइन से थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है यूएसए को, पर एंड्रिस नॉर्किया स्टंप के बाहर बॉल डालता है, तो एक तो देखो हाथ खोलने का पूरा मौका मिल जाएगा यूएसए के बैटर्स को, और अगर 1-2 बॉल इसकी मान लो स्टंप पे आ गई तेज़ वाली, तो उसको ये डिफेंड भी कर सकते हैं यूएसए के बॉलर, ठीक है। पर इसकी पिटाई होने वाली है, ठीक है। मेरे को ऐसा लग रहा है एंड्रिस नॉर्किया पे एरन जॉन्स में भी चार्ज करे अगर बैटिंग ट्रैक होता है। बॉलिंग ट्रैक होता है तो मैं आपको टेलीग्राम पे बता दूंगा, ठीक है। तो एंड्रिस नॉर्किया मैंने आपको बता दिया, रबाडा मैंने आपको बता दिया साउथ अफ्रीका की साइड से, यूएसए के खिलाफ बेस्ट बॉलर रबाडा है, ठीक है। बाटमैन, स्टार्टिंग में मुझे बाटमैन का कोई रोल लग नहीं रहा, क्योंकि देखो बैटिंग ट्रैक होगा, इतनी बाउंस मिलेगी नहीं न्यूयॉर्क में जो मिल रही थी, पर 2 ओवर इसके डेथ में आ रहे हैं। डेथ में मैंने आपको बताया, कोई बॉलर हो कैसा भी हो, पिटने वाला हो चाहे आराम से जिसे बोलते हैं ना रन्स कम देने वाला हो, विकेट उसको डेथ में मिलने के हाई चांसेस होते। तो बाटमैन को हम ड्रॉप तो नहीं कर सकते, हम उसे टीम में रखना पड़ेगा। पर मार्को एंसन स्टार्टिंग में 3 ओवर डालेगा, 1 ओवर डालेगा इसके अंदर, कहाँ पे, डेथ के अंदर। नॉर्किया ज़्यादा अपने जो ओवर डालता है वो मिडल ओवर में डालेगा, और 1 डालेगा पावर प्ले के अंदर। डेथ के अंदर बाटमैन अपने 2 ओवर डाल रहा है, तो बाटमैन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका से देखो मेन निकल के आया रबाडा, रबाडा के बाद आया बाटमैन, बाटमैन के बाद आया यानसन, और यानसन के बाद आया एंड्रिस नॉर्किया। तो ये मेरा है एक पेयर, रेट कर देंगे कि साउथ अफ्रीका यूएसए के खिलाफ कौन सा बॉलर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। रबाडा, रबाडा के बाद बाटमैन, बाटमैन के बाद यानसन, यानसन के बाद मैंने नॉर्किया दिया है। और ये मैंने जो बनाया ना, ये मैंने बनाया है अगर पिच की कंडीशन सेम रहती है, जैसे अभी तक जो भी मैच हुआ है ना एंटीगा में, अगर वैसी पिच रहती है उस हिसाब से, ठीक है। देखो अब एक बार ध्यान से सुनना, जो यूएसए वाले ना रिस्ट स्पिनर्स को विकेट दे रहे हैं, सामने अगर ये खेलता है, तबरियाज शमशी खेल रहा है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर केशव महाराज खेल रहा है और विकेट पे स्पिन मौजूद है, क्योंकि सामने से ज़्यादा लेफ्ट राइट हैंडर्स हैं यूएसए के अंदर, तो अगर विकेट पे स्पिन मौजूद है तो केशव महाराज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नॉर्किया से, फिर इससे, यानसन से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे स्पिनर्स। पर अगर विकेट फ्लैट रहती है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट है नहीं, तो देखो 2 लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स हैं यूएसए के अंदर, तो नेट में अच्छे से प्रैक्टिस करते होंगे लेफ्ट आर्म स्पिन के खिलाफ ना, क्योंकि नेट में तो हरमीत सिंह और नोतुआश कैंजिगन, निसर्ग पटेल, यही बैट्समैन को बॉलिंग कराते होंगे।
तो अगर विकेट के ऊपर कुछ नहीं है तो ये केशव महाराज को भी आराम से खेल जाएंगे। पर हाँ, तबरेज़ शमशी जो है ना उसको अपनी टीम में पक्का रखना। उसका रीज़न देखो क्या, यूएसए वाले रिस्ट स्पिनर्स को काफ़ी विकेट देते हैं। अगर आप उनकी क्रिकेट को फॉलो कर रहे हो तो वो रिस्ट स्पिनर्स को विकेट देते हैं। तो मैं तबरेज़ शमशी को अपनी टीम में रखूँगा। और इसका एक और रीज़न बताता हूँ। देखो जो लेग स्पिनर्स होते हैं ना उसकी बॉल टपक के विकेट के बाहर जाती है। तबरेज़ शमशी की जो बॉल है राइट हैंडर को, वो टपक के अंदर आती है। अगर आपको नेपाल वाला गेम याद हो ना, अगर उस मैच के अंदर लेग स्पिनर बॉलिंग कर रहा होता ना नेपाल को साउथ अफ्रीका की तरफ से, तो वो भले ही डॉट बॉल निकालता, मेडे निकालता, उसको इतने विकेट नहीं मिलते। शमशी को वहाँ पे 4 विकेट क्यों मिले? क्योंकि उसकी सारी बॉलें विकेट स्टंप के ऊपर फिनिश कर रही थी। और अगर इस पिच के ऊपर स्पिन रहती है, सामने राइट हैंडर्स ज़्यादा हैं, तो शमशी फिर से वही लाइन डालेगा, ऑफ स्टंप के बाहर बॉल और फिर टपक के सीधा विकेटों के ऊपर। तो वहाँ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है शमशी। तो साउथ अफ्रीका के यार शमशी इंपॉर्टेंट है स्पिन के अंदर। केशव महाराज भी इंपॉर्टेंट है। अगर स्पिन विकेट है तो केशव महाराज इंपॉर्टेंट है, शमशी दोनों केस में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यार बैटिंग सेक्शन में मैं चलता हूँ साउथ अफ्रीका के। देखो क्विंटन डिकॉक रन करनी है, पर वहाँ पे कंडीशन न्यूयॉर्क वाली थी, अब कंडीशन नेपाल वाली नहीं, वेस्ट इंडीज़ वाली है। रीज़ा हेंड्रिक्स के लिए भी मैं सेम बोलूँगा। मैंने पहले भी बोला था अगर नेपाल के गेम के अंदर कि रीज़ा हेंड्रिक्स रन्स करेगा, और देखो उसने 40 के आसपास रन्स कर दिए। न्यूयॉर्क में बॉल जो थी वो बैट के ऊपर नहीं आ रही थी, यहाँ पे वेस्ट इंडीज़ में रन्स करता है रीज़ा हेंड्रिक्स। और रिसेंट जो सीरीज हुई थी ना, जो वेस्ट इंडीज़ में जब साउथ अफ्रीका आई थी ना, अभी आई थी हाल ही में, तो इसने काफ़ी रन्स करे थे रीज़ा ने। तो रीज़ा हेंड्रिक्स देखो काफ़ी सही पिक होगा, इसको ड्रॉप ना करना। आपके ओपोनेंट ड्रॉप करके आ रहे हैं रीज़ा हेंड्रिक्स को। सामने एस कोई बॉलर नहीं है जो इतनी पेस पे डालता जो रीज़ा हेंड्रिक्स या फिर डिकॉक को परेशान कर दे। तो इन दोनों को अपनी टीम में रखना। मार्करम का फॉर्म भी यार थोड़ा लफड़ा चल रहा है, तो मैं मार्करम अपनी टीम में नहीं लेने वाला स्मॉल लीग के अंदर। एक तो वैसी जगह नहीं मिल रही मार्करम के लिए, प्लस सामने सारे वो है राइट हैंडर्स, एक स्टीवन टेलर लेफ्टी वाके सारे राइट हैंडर्स है, तो इसकी बॉलिंग आएगी नहीं आएगी उसकी गारंटी है नहीं। तो बस यार यही सीन है कि मैं मार्करम को अपनी स्मॉल लीग की टीम में नहीं लेने वाला। मैं रीज़ा हेंड्रिक्स को लूँगा, मैं डिकॉक को लूँगा। डिकॉक मुझे कीपिंग से वैल्यू दे रहा है, रीज़ा हेंड्रिक्स मुझे बैटिंग से वैल्यू दे रहा है। मार्करम का फॉर्म ख़राब चल रहा है। अब यार एक सिचुएशन बन रही है कि अगर आप में से बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा यार हमें अपनी टीम में क्लासन चाहिए। देखो क्लासन विकेट कीपिंग कर नहीं रहा। अगर आपको सेफ जाना है ना तो क्लासन अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हो, अब आपका कॉल है। पर हाँ, मेरी तरफ से आपको एक सजेशन और रहेगा कि आप 7+4 वाला कॉम्बो खेलना, 10+1 वाला मत ट्राई करना, क्योंकि उसके अंदर यार कुछ नहीं पता होता कि आपके जो ओपोनेंट है वो यूएसए के कितने प्लेयर लाएंगे। हो सकता है 1 लाए, 2 ले आए, 3 ले आए, 4 ले आए, या पूरी की पूरी साउथ अफ्रीका की टीम को ले आए, 10 के 10 साउथ अफ्रीका के लिए आए। पर 7+4 अगर आप खेलते हो ना तो आपको यार एक बार की तो श्योरिटी रहेगी कि जो 4 प्लेयर है ना वो तो यूएसए के होने वाले हैं। तो अब आपको साउथ अफ्रीका से सिर्फ 7 प्लेयर लेने हैं। तो हाई चांसेस है जो आपके ओपोनेंट होंगे ना जो 7+4 खेलेंगे वो भी क्लासन को ड्रॉप करके आएंगे, वो भी साउथ अफ्रीका के बॉलर्स को उठाएंगे। तो यहाँ से क्लासन को अगर आप नहीं ले रहे तो उसका रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो यार मेरा आपको सजेशन यही रहेगा कि आप 7+4 खेलना। देखो नीचे एक ऐप है उसका नाम है फोकस 11, वहाँ पे 5+1, 7+4, 10+1 तीनों चीज़ें अवेलेबल है। तो कभी आपको लगे ना कि इस विकेट के ऊपर यार मुझे 7+4 खेलना है तो वो वहाँ से भी आप खेल सकते हो। अगर आप मेरे जो लिंक है वहाँ से डाउनलोड करोगे उसको, और जो रेफ़र कोड है उसको ऐसे कैसे लगा के डाउनलोड करोगे, आपको कुछ लिखना नहीं है उसके अंदर, सिर्फ लिंक पे क्लिक करो, डाउनलोड करो, ऑटोमेटिकली रेफ़र कोड लग जाएगा। तो वहाँ से डाउनलोड करने पे आपको 500 रुपये का बोनस भी मिल जाएगा डिपॉजिट करने पे। तो यार फोकस 11 काफ़ी सही चीज़ है, फ्री कॉन्टेस्ट भी होते हैं उसके ऊपर। तो अगर आप में से कुछ हो कि यार मेरे पास इतने पैसे हैं नहीं, तो आप फ्री कॉन्टेस्ट वाले खेलो, वहाँ से आप कुछ अर्न कर सकते हो। हर बार फ्री कॉन्टेस्ट होते हैं। तो नीचे यार लिंक है, मैं वहीं पर खेलता हूँ अपना 7+4 और मेरा काफ़ी सही जा रहा है। तो 7+4 यार मैं फोकस 11 पे ही खेलूँगा। आपकी मर्जी, आपने कहाँ पे खेलना है, ठीक है। बाकी चलिए यार हम अपनी टीम बनाते हैं। देखो 10+1 वाली अगर आप खेलो तो उसकी मैं एक बेस टीम आपके साथ शेयर कर देता हूँ। विकेट कीपिंग सेक्शन से मोनांग पटेल, एंड्रियस गाउस और क्विंटन डिकॉक। बैटिंग सेक्शन से रीज़ा हेंड्रिक्स और एरन जॉन्स। ऑलराउंडर सेक्शन में मेरे पास कोरी एंडरसन और मार्को यानसन है, ठीक है। मार्करम मैंने नहीं लिया अभी फ़िलहाल। बॉलिंग सेक्शन से मेरे पास साउथ अफ्रीका के सारे बॉलर्स हैं, रबाडा, बाटमैन, नॉर्किया और शमसी। नेट्रावालकर को मैंने अभी फ़िलहाल नहीं लिया है, जो भी कंडीशन है उसको देखते हो। तो ये मेरी है 10+1 की टीम। अब आपको अगर 7+1 खेलना ना, अब आपको यहाँ से एक बॉलर कम करना पड़ेगा साउथ अफ्रीका का, और एक बैट्समैन चूज़ करना पड़ेगा। बैट्समैन में आप किसी को भी ले सकते हो, और आपको स्टब्स लेना है स्टब्स, मिलर को लेना आप मिलर को ले सकते हो।
आपको लग रहा है स्टीवन टेलर, अगर बैटिंग सेक्शन में जिस ऐप पे आप खेलते हो उसके अंदर स्टीवन टेलर बैटिंग सेक्शन में आप उसको ले सकते हो। तो बैटिंग सेक्शन में किसको लेना है यार, आपका कॉल है। देखो मेरा रिकमेंडेशन यही रहेगा और मैं खुद भी यही करने वाला हूँ कि 7+4 ही खेलना स्मॉल लीग के अंदर। जीएल के अंदर तो आप कुछ भी खेलो, 7+4 वाला ट्राई करो, 10+1 वाला ट्राई करो, पर स्मॉल लीग के लिए 7+4 बेस्ट रहेगा, क्योंकि वहाँ पे 4 प्लेयर तो कंफर्म है कि आपके ओपोनेंट यूएसए के लेके आने वाला है। ठीक है, 4 प्लेयर लाए, 5 लाए तो उसकी मर्जी है, 4 तो लेके आएगा ही लेके आएगा। तो वहाँ पे क्लासेन अगर हमने नहीं लिया तो उसका जिसे बोलते हैं ना रिस्क कम हो जाएगा, क्योंकि अब हमें पता है कि मेरे जो ओपोनेंट होंगे वो साउथ अफ्रीका के बॉलर लाएंगे, साउथ अफ्रीका के ओपनर लाएंगे, क्लासेन को ना लाने के चांस बहुत कम है। तो वहाँ पे मेरा रिस्क कम हो गया क्लासेन को ड्रॉप करने का। ठीक है, कि मान लो अगर मैंने क्लासेन ड्रॉप कर दिया, अब मैं ऐसे नहीं सोच सकता। 10+1 में तो चिंता लगी रहेगी यार अगर मैंने क्लासेन को छोड़ दिया तो अगर वो लिया और क्लासेन की बैटिंग आ गई, ये सब चलता रहेगा। 7+4 में थोड़ा हम रिलैक्स हो जाएंगे ना, कि हमें भी पता होगा कि क्लासेन को मेरे ज़्यादा ओपोनेंट नहीं लेके आने वाले, मोस्ट ओपोनेंट नहीं लेके आने वाले। तो यार अब आपको मैं CVC पिक्स बताता हूँ इस मैच के लिए, तो ध्यान से सुनना। साउथ अफ्रीका की तरफ से बेस्ट CVC बैटिंग सेक्शन से है रीज़ा हेंड्रिक्स। आप बोलोगे हाँ भाई रीज़ा हेंड्रिक्स। अगर आपको VC करना है किसी को साउथ अफ्रीका की बॉलिंग में से, तो वह है तब्रियाज शमशी। तो रीज़ा हेंड्रिक्स और तब्रियाज शमशी ये मेरे हैं साउथ अफ्रीका की तरफ से बेस्ट CVC ऑप्शन। तब्रियाज शमशी के बाद अच्छा मौका होगा, क्योंकि देखो USA वाले रिस्ट स्पिनर्स पे फंसते हैं, तो वहाँ पे इसको एडवांटेज मिल सकता है तब्रियाज शमशी को विकेट निकालने का। रीज़ा हेंड्रिक्स वेस्ट इंडीज़ की कंडीशन में काफ़ी रन करता है, तो उसको अच्छा मौका मिल सकता है। आप में से बहुत लोग बोलोगे यार क्विंटन डिकॉक को भी हम कैप्टन कर, देखो क्विंटन डिकॉक को भी आप कैप्टन कर सकते हो, पर क्विंटन डिकॉक का हालिया फॉर्म बैटिंग से काफ़ी वर्स्ट है। IPL में भी उसने कुछ करा नहीं, BBL में भी कुछ करा नहीं, फिर साउथ अफ्रीका की जो सीरीज़ हुई थी ना वहाँ पे वो एक ही बार चला था पूरी सीरीज़ के अंदर। वो चल भी सकता है क्योंकि सामने जो बॉलर हैं वो इतने पेस वाले नहीं है जो उसको परेशान कर दें। पर अगर आपको किसी ऐसे बैट्समैन को करना है जो थोड़ा भरोसेमंद, तो यार रीज़ा हेंड्रिक्स। अगर आपको क्विंटन डिकॉक को करना है क्योंकि वो विकेट कीपिंग भी कर रहा है, तो आप उसको भी कर सकते हो। तो हमारे पास 3 निकल के आ गए CVC, डिकॉक, रीज़ा हेंड्रिक्स और ये शमशी। ज़्यादा भरोसेमंद शमशी और ये रीज़ा हेंड्रिक्स। चांस अगर किसी पे लेना तो क्विंटन डिकॉक। ठीक है, ये है मेरे साउथ अफ्रीका की तरफ से CVC। अगर आपको USA की तरफ से CVC देखना है तो देखो USA की तरफ से CVC है एंड्रियास गौस, बस यही है सही में यही है। मोनांग पटेल मैं CVC नहीं करूँगा, टीम में रखूँगा, CVC नहीं करूँगा। एरन जॉन्स भी मैं CVC ट्राई नहीं करने वाला। नेत्रा वालकर और कोरी एंडरसन को भी मैं CVC ट्राई नहीं करूँगा। मैंने आपको बताया कोरी एंडरसन की बैटिंग आएगी नहीं आएगी इसकी गारंटी नहीं है, प्लस बॉलिंग में इसको विकेट मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी भी गारंटी नहीं है। नेत्रा वालकर अब वेस्ट इंडियंस कंडीशन में खेलेगा जहाँ पे उतना मूवमेंट नहीं मिल रहा है पेसर्स को, ठीक है, याद रखना। तो इसलिए मैं उसे भी CVC नहीं करूँगा। तो मेरे CVC डिकॉक, रीज़ा हेंड्रिक्स, तब्रियाज शमशी और एंड्रियास गौस, इन 4 में से मेरे CVC होने वाले हैं इस मैच के अंदर। ये मैच थोड़ा रिस्की होगा स्मॉल लीग के हिसाब से, क्योंकि अगर साउथ अफ्रीका के बॉलर्स चल गए और आपने उनको कुछ भी नहीं करा तो यार आप हार जाओगे। तो यार आपको ऑल द बेस्ट। मेरे CVC मैंने आपको बता दिया है, किन प्लेयर को मैं ले रहा हूँ वो भी मैंने आपको बता दिया है। तो यार आपको ऑल द बेस्ट, वही पैसे इन्वेस्ट करो जिसका आप लॉस लेने के लिए तैयार हो। नीचे टेलीग्राम का लिंक और फोकस 11 का लिंक है जहाँ पे मैं आपको मिल जाऊँगा। फोकस 11 पे मैं खेलता हूँ अपनी 7+4। तो बाय बाय।